नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता गौतम आपके अपने हिंदी ज्ञान मंथन चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देशभक्ति की अमर धुन कर चले हम फिदा के छठे भाग के साथ उपस्थित हो रहे हैं। वह पंक्तियाँ जो हमारे दिलों में देश प्रेम की ज्वाला और बलिदान की भावना को फिर से जगा देती है। आइए इस अमर गीत की शब्दों में समाई प्रेरणा को महसूस करें। तो सबसे पहले हम कैफी आज़मी का जीवन परिचय जानते हैं। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ था। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आज़मी के नाम से मशहूर हुए। कैफी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपने युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह झनकार, आखिर ए शब, आवारा, सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए थे। अपनी रचना कर्म के लिए कैफी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों को नवाजा गया है। कैफी कलाकारों के पारिवारिक परिवार से थे। इनके 3 बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्री है। इनका नाम पहले आपने सुना होगा। तो आइए पाठ प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पाठ में क्या बताया गया है। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं जब औरों के जीवन पर उनकी आज़ादी पर आ बनती है तो मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, और ये जानते हुए भी कि उसे मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। तो प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है। इसलिए जिनमें उन्हें अपेक्षा है वे देशवासी कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। तो आइए हम विस्तार से इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कर चले हम फिदा। पहला काव्यांश है, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने झुकने न दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा का मतलब होता है न्योछावर। जानो तन यानी शरीर और प्राण, हवाले यानी सौंपना, वतन देश या राष्ट्र, थमती यानी रुकती, नब्ज नाड़ी, नस, बाकपन का मतलब होता है साहस या जवानी का उत्साह। तो कवि ने इसमें व्याख्या करते हुए कहा है कि युद्ध भूमि में
सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय अन्य साथियों से कहते हैं कि हम तो देश की रक्षा करने के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से चले जा रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हम अपने शरीर को तुम्हारे हवाले करते जा रहे हैं। अब तुम ही इस देश की रक्षा करना, अब तुम ही इस देश को संभाल करके रखना। हमारी सांसें अब रुकने लगी है, सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई। हमारी सांसें अब रुकने लगी है और ठंड के कारण नाड़ियाँ भी हमारी जमने लगी है। फिर भी हमने अपने कदम को आगे बढ़ने से नहीं रोका है, आगे बढ़ने से नहीं रोका है। हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कट गए हमारे सर तो हमें कुछ गम नहीं, शत्रुओं से लड़ते लड़ते सिर कट गए पर फिर भी हमें कोई बात का दुख नहीं है, जरा भी हमको दुख नहीं है। बल्कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमने हिमालय पर्वत के सिर को कभी भी झुकने नहीं दिया है। हिमालय का अर्थ होता है देश के मान सम्मान को कभी भी हमने ठेस नहीं लगने दी है, अर्थात हमने इसके सर को कभी भी नहीं झुकने दिया है और मान सम्मान को बनाए रखा है। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अंतिम समय तक भी हमने हिम्मत और साहस से शत्रुओं का सामना किया। अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंपते जा रहे हैं, अर्थात देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है और अतः अब तुम ही इसकी रक्षा करना। हम इस देश को तुम्हारे हवाले करते जा रहे हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने देश भक्ति के लिए बलिदान की भावना को महत्व देने का वर्णन इसमें किया है। भाषा भावानुकूल है, भावाभिव्यक्ति है। मरते मरते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। हमने आपको आगे की वीडियो में भी बताया था कि जहाँ दो शब्द एक जैसे आते हैं, बार बार पुनरावृत्ति होती है एक ही शब्द की, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस कविता में वीर रस का प्रयोग हुआ है, वीर रस का प्रतिपादन किया है। भाषा में लयात्मकता है और गीतात्मकता है। आगे है अब सेकंड पैराग्राफ। आगे की पंक्ति है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रुत का मतलब होता है मौसम, रुत मतलब मौसम, ऋतु। हुस्न यानी सौंदर्य, इश्क प्रेम, रुसवा का मतलब होता है बदनाम, खून का मतलब होता है रक्त। कवि कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिक अन्य सैनिक साथियों से कहते हैं कि जीवित रहने के तो अनेक अवसर आते हैं, मतलब जिंदा रहने के मौसम तो बहुत है मगर जीवित रहने के तो मौसम बहुत आते हैं, अनेक अवसर मिलते हैं। जान देने की रुत रोज आती नहीं, परंतु देश की रक्षा में मर मिटने के अवसर बार बार नहीं आते हैं। हुस्न और इश्क दोनों रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। जवानी की अवस्था ही वह अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, हुस्न मतलब सौंदर्य, जिसमें सौंदर्य, प्रेम और जोश अपने चरम पर होता है। सबसे चरम का मतलब सबसे ऊपर होता है। यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाया तो वो जवानी क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। अगर हम इस देश के लिए न्यौछावर नहीं हुए, हमने देश की रक्षा नहीं की और खून नहीं बहाया तो हमारी ये जवानी व्यर्थ है। अर्थात युवाओं को देश रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हमारे लिए हमारी धरती एक कैसी है, एक दुल्हन की भांति है और हमें इस देश की रक्षा अपने सर्वस्व न्यौछावर करके करना चाहिए। आज धरती बनी दुल्हन साथियों, तो धरती को क्या बताया है, दुल्हन बताया है, दुल्हन की बातें बताया है।
इस धरती की रक्षा हमको करनी चाहिए और इसकी रक्षा करना हमारा सर्वस्व न्योछावर करना होता है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा करने के लिए बलिदान के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चलो। इसमें संगीतात्मकता और लयात्मकता का प्रयोग हुआ है। अब आगे है काव्यांश तीसरा। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह का मतलब रास्ता, राह मीन्स रास्ता, कुर्बानी बलिदान, वीरान मतलब सुनसान, काफिले यानी जो यात्रियों का समूह होता है, यात्रियों का ग्रुप होता है, उसको काफिला बोला जाता है। फतह यानी जीत, जश्न उत्सव के लिए तैयार होना, सर पे कफन बांधना यानी मृत्यु अर्थात बलिदान के लिए तैयार हो जाना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बलिदान सैनिक अन्य सैनिक साथियों को कहता है कि मेरे सैनिक साथियों, राह कुर्बानियों की न वीरान हो। हमारे देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, हमारे देश के लिए जिसने बलिदान दिया है, उसकी राह कभी भी सूनी नहीं होनी चाहिए, कभी भी वीरान नहीं होनी चाहिए। देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे, नए नए समूह तैयार होते रहने चाहिए। कभी भी इनकी राह कभी भी सूनी नहीं होनी चाहिए और उन्हें बलिदान के लिए सहर्ष आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो अगला उत्सव हमारा किसका होगा? अगला उत्सव हमारा विजय का होगा, जश्न का होगा। इसका आशय यह हुआ कि बलिदान के पथ पर हम विजय अवश्य प्राप्त होगी, हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देखो आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर जिंदगी मौत से मिल रही है गले। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। आशय यह है कि संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने के लिए तैयार है मेरे साथियों, है मेरे सैनिक साथियों। देश के लिए बांध लो सर पे कफन साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है। तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ और हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से बचा करके रखना। ये देश तुम्हारे ही हवाले है। चौथा काव्यांश है, अगली पंक्तियाँ हैं हमारी। खींच लो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ मगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम हो, लक्ष्मण भी तुम ही हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खून का मतलब होता है रक्त, जमी धरती, लकीर रेखा, रावण शत्रु, रावण का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? शत्रु। हाथ उठना यानी आक्रमण होना, दामन का मतलब होता आंचल। देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य सैनिक साथियों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि तुम अपने खून से खींच दो, अपने खून से जमी पर लकीर। सैनिक साथी कह रहे हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण अर्थात दुश्मन इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत न कर सके। अर्थात कहा गया है कि ऐसा भय दुश्मनों के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कोई भी कदम न रख सके, कोई भी कदम रखने की सोच भी न सके, अर्थात कोई भी हमारे देश में न आ सके। यदि तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे, यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर बढ़े तो उसके हाथ को तुरंत काट डालो। भारत माता के सम्मान में किसी भी तरह की कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए। जिस प्रकार से छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम हो, तुम ही लक्ष्मण हो साथियों।
जिस प्रकार से सीता की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण ने पापी रावण का सर्वनाश कर दिया था, उसी प्रकार से तुम भी राम और लक्ष्मण की भांति ही अपने शत्रुओं का नाश कर भारत माता को सुरक्षित रखना। तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। स्वयं को पहचानो, तुम भी भारत माता के रक्षक हो, रखवाले हो। अब यह देश तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, तुम इस देश की रक्षा करना। कवि ने देशवासियों की सैनिकों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने का संदेश इस कविता में दिया है। देशभक्ति की इन पंक्तियों ने हमें बलिदान और कर्तव्य की याद दिलाई है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हिंदी ज्ञान मंथन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि देश प्रेम और साहित्य से जुड़ी अगली प्रस्तुतियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।